अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार के प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक की बहाली को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है और इसके मुताबिक कुल 40,247 पोस्ट है। इतने पोस्ट पे यानी 40,247 पदों पे प्रधान शिक्षक की बहाली होने जा रही है प्राइमरी स्कूल के लिए। और अच्छी बात यह है कि इसमें केवल नियोजित शिक्षकों को ही अवसर मिलने वाला है। जो इस विज्ञापन की शर्तें हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए पूरी रिक्ति जो है जो ज़िलों से मिली है वो बीपीएससी के वेबसाइट पे है, वहाँ पे भी जा कर के देखा जा सकता है। वेतनमान जो है 30,500 रुपया है, लेकिन समय समय पे इसका पुनरीक्षण किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा और अन्य सभी भत्ते मिलेंगे जैसे मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता आदि आदि। तो वेतनमान भी ठीक ठाक ही मिलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रखा गया है उसको देखा जाए तो इसमें साफ साफ लिखा है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अनुसार सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित हैं, यानी वैसे नियोजित शिक्षक जो पहले से स्थानीय निकाय के अंतर्गत काम कर रहे हैं और वो 2020 की नियमावली के अंतर्गत हैं। अभी तक 2020 की नियमावली प्रभावी है नियोजित शिक्षकों के लिए। हालांकि उसके बाद दो और नियमावलियां बिहार सरकार ने बनाई हैं, जिसमें एक है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 और दूसरी है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। लेकिन चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली से अभी तक बहाली हुई नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा कोई मायने नहीं रखती। और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन जो बीपीएससी से लोग बहाल हुए हैं तो उनके लिए एक दिक्कत आएगी कि उनको 8 साल का अनुभव प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा। वैसे अनुभव प्रमाण पत्र जो लगेगा वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जाना है। अगर कोई नियोजित शिक्षक जो पहले नियोजित था और बाद में बीपीएससी से बहाल हो गया हो और उसको 8 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कर दिया जाता है तो भी प्राइमरी स्कूल का हेड टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो सकता है और अप्लाई कर सकता है। जो उम्र की इसमें शर्त रखी गई है वो है कि 58 साल से 58 ईयर से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 को ये गणना की जाएगी, यानी इस साल के 1 अगस्त को अगर 58 साल से ज़्यादा उम्र होगी तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरी शर्त है कि कम से कम 8 साल की सेवा प्राइमरी स्कूल के टीचर के रूप में की गई हो, यानी 8 साल का अनुभव ही सब कुछ है इसके लिए। बाकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और इन 150 प्रश्नों में 75 प्रश्न जो हैं सामान्य जानकारी के होंगे, जिसमें प्राथमिक गणित और मानसिक योग्यता और इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो 75 क्वेश्चन होंगे वह डीएलएड में पढ़ाए जाने वाले विषयों से संबंधित होंगे। प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति का, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा और पुनर्मूल्यांकन का प्रोविज़न नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम दीजिए, रिजल्ट जो आया बस उसी को मानिए, आप री इवैल्यूएशन के लिए ट्राई नहीं कर सकते। न्यूनतम अर्हतांक मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा एग्ज़ाम में। वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जैसे जनरल कैटेगरी के लोगों को 40% कम से कम, ओबीसी को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% और अनुसूचित जाति तथा जनजाति और किसी भी वर्ग की महिला तथा दिव्यांग वर्ग के लोगों को 32% न्यूनतम लाना होगा, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। साक्षात्कार इसमें नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होना है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? तो जो रिटन का एग्ज़ाम होगा 150 क्वेश्चन का, उसमें जो मेरिट होगी वही मेरिट मानी जाएगी। अगर 2 लोगों की मेरिट समान हो जाती है और एक सीट है अंत में, अगर ऐसा होता है तो फिर डीएलएड का जो विषय है उसके मेरिट से मेरिट बनेगी। और उसमें भी अगर मामला सॉल्व नहीं होता है तो एज जिसका ज़्यादा होगा उसको
सेलेक्ट किया जाएगा और उससे भी मामला हल नहीं होता है तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले जिसका नाम पहले आएगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अन्य आवश्यक निर्देश योग्यता और अनुभव से संबंधित जो चीज़ें हैं वो स्व घोषणा के आधार पर स्वीकार की जाएंगी और प्रशासकीय विभाग को संतुष्ट होना होगा, यानी जो प्रमाण पत्र लोग अपलोड करेंगे उसका जांच जो है प्रशासकीय विभाग यानी शिक्षा विभाग ही करेगा और बीपीएससी कोई प्रमाण पत्रों की जांच नहीं करेगा। इसमें अधिक से अधिक 3 ही बार परीक्षा दे सकते हैं, यानी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं वह हेड टीचर बनने के लिए 3 बार ट्राई कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए जो सामान्य नियम है वही नियम लागू होगा। एससी एसटी वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगाना होगा और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो अंचल कार्यालय से निर्गत होगा। और एससी एसटी की महिलाएं अगर हैं तो उन्हें अपने पिता के नाम से निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। आरक्षण का दावा जो करेंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो दावा नहीं करेंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कोड निर्धारित किया गया है, जैसे अनरिजर्व के लिए 01, शेड्यूल कास्ट के लिए 02, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 03, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 04, बैकवर्ड क्लास के लिए 05 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 06 निर्धारित किया गया है। तो इस तरह आपको विज्ञापन की सारी शर्तों को पढ़ना पड़ेगा और समझकर तब फॉर्म भरना चाहिए। जो दावा करेंगे आरक्षण का तो उसके लिए उनके पास मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जो लोग बेंचमार्क दिव्यांग होंगे उनको श्रुति लेखक की सुविधाएं मिलेंगी, तो फॉर्म भरते समय उनको उसके लिए टिक करना पड़ेगा। महिलाओं को बिहार में 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उनके लिए सीटें बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 14,093 सीटें महिलाओं के लिए इसमें निर्धारित हैं। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित को, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी पोती 4 ही लोग आते हैं, उनके लिए 2% रिजर्वेशन की बात इसमें है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिलता है, लेकिन वो सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिल पाएगा, बाहर के लोगों को नहीं मिल पाएगा। आवेदन भरते समय आपको अंतिम तिथि जो है उस तिथि के पहले का ही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद का कोई डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होगा और अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 है। तो जो भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है वो 2 अप्रैल 2024 के पहले का बना हुआ होना चाहिए, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र अपने पास मूल रूप से रखें, जैसे मैट्रिक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता जैसे इंटर या ग्रेजुएशन का हो वो भी रखना पड़ेगा, जाति वाला प्रमाण पत्र रखना पड़ेगा। हाँ, दिव्यांगजन ध्यान रखें कि दिव्यांगता से संबंधित जो प्रमाण पत्र लगाना है उनको, तो वो प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के द्वारा ही निर्गत होना चाहिए। अगर अपने ज़िला के सिविल सर्जन या सीएमओ से बनवा के लगाते हैं तो वो प्रोविज़नल होगा और अंत में आपको जा कर के सरकारी चिकित्सा यानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है, जैसे पीएमसीएच है, वहाँ से जाके बनवाना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट लेने के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट लेने के लिए भी प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड ही आप लगवाएं और अपना फ़ोटो रखें हाल का खींचा हुआ। लिखित परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन पत्र की प्रति को डाउनलोड करके रखें, ये बाद में काम आने वाला है। ई एडमिट कार्ड भी आप ज़रूर अपने पास रखें। आवेदन शुल्क जो देना है ये ध्यान दीजिए, एससी एसटी दिव्यांग और हर वर्ग की महिला के लिए 200 रुपया है। 4 लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दिव्यांग और महिला, 200 रुपया फ़ी लगेगा। बाकी के लिए 750 रुपये का फ़ी लगेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और सूचनाएं हैं, जैसे आपको बायोमेट्रिक
फ़ी जो है 200 रुपया अतिरिक्त देनी होगी। और इससे बचने का एक उपाय ये है कि आप अपना आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में लगाएं। अगर आधार आपका मोबाइल से लिंक नहीं है तो उसे लिंक करा लें, अन्यथा 200 रुपया यहाँ देना पड़ेगा और परेशानी आगे भी होगी। जो आपको फ़ी देना है तो उसमें आयोग का सुझाव ये है कि आप फ़ी जनरल वाला दे दीजिए, जिससे अगर आपका आरक्षण से संबंधित दावा निरस्त होता है तो भी आपका फॉर्म बचा रहेगा। ये खास तौर से दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कहा गया है कि आप फ़ी अगर पूरा देते हैं यानी 750 रुपया, तो आपका अगर कोई प्रमाण पत्र जो जाति से संबंधित है या दिव्यांगता से संबंधित है या आरक्षण से, वो वैलिड नहीं होता है तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्टेड रहेगा। प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखिए क्योंकि भविष्य में काम आने वाला है। फॉर्म भरने के बाद एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि अंतिम तिथि जो 2 अप्रैल 2024 है, उसके पहले आप चाहें तो अपने फॉर्म को कैंसिल करके फिर से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और नया फॉर्म भर सकते हैं, वरना एडिट का कहीं कोई ऑप्शन आयोग नहीं दे रहा है। इसलिए आप फॉर्म भरते समय बिल्कुल सावधानी रखें और पूरी सावधानी के संग फॉर्म भरें ताकि कोई गलती ना हो। फॉर्म भरने के बाद आप उसका हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लें, जिस पे रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर लिखा हो। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो मान के चलिए कि आपका फॉर्म सही भरा गया है, और ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब कि फॉर्म भरने में कोई कमी रह गई है। इसलिए आप फॉर्म को डाउनलोड करके ज़रूर चेक करिए और समय से पहले भर दीजिए, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। फॉर्म भरते समय आप अपना खास तौर से नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क, ये सब ध्यान दीजिए और अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर ही डालिए, और जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा उसको चयन होने के अंतिम समय तक अपने पास सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, एक एक चीज़ के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है। तो आप गलतियों से बचें और फॉर्म भर करके तैयारी करें। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी प्राथमिक के शिक्षक हैं और बिहार बड़े बदलावों से गुज़र रहा है। आप चाहें तो अपनी प्रतिभा से अपना स्थान सुरक्षित करके नए बिहार के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।